मैटलाबी प्यार च 111 आथॉर इन डेंजर टू। जैक्सन के जाने के बाद ग्रैंडपा जैसे ही अंदर आए हॉल में फ्लोरिडा ने शोर मचाया हुआ था। डैनियल को चोट लगे देख वो उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी, मगर डैनियल ने फ्लोरिडा को बताया नहीं कि उसे जैक्सन ने पीटा है। उसने सच बताने के बजाय झूठ बोल दिया कि उसे बाथरूम में गिरने की वजह से चोट आई है। हालांकि फ्लोरिडा को उस पर यकीन नहीं हुआ, मगर फ्लोरिडा के कुछ और पूछने से पहले ही डैनियल ने चोट का बहाना कर पलट दी और वहां से हॉस्पिटल जाने का कहकर वो वहां से निकल गया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही वो वहां से बाहर निकला सामने से ग्रैंडपा आ गए। ग्रैंडपा को आते देख डैनियल दरवाजे पर ही रुक गया। डैनियल, कहाँ जा रहे हो? डैनियल को जल्दी में बाहर जाते देख ग्रैंडपा ने उसे रोक दिया। ग्रैंडपा के सामने डैनियल की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह अपना सा मुंह लिए सिर झुकाए खड़ा हो गया। खड़े क्यों हो? अंदर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैनियल को अपने सामने स्टैच्यू बने खड़े देख ग्रैंडपा ने उसे अंदर आने को कह दिया। अंदर हॉल में बैठी फ्लोरिडा डैनियल को चोट लगे देख रोने के साथ साथ बुरी मां होने की एक्टिंग किए जा रही थी। वह डेविड वाल्टर को जैक्सन के खिलाफ भड़काने में लगी हुई थी। इससे पहले कि वह अपनी चाल में कामयाब होती उसकी नज़र ग्रैंडपा पर पड़ गई। ग्रैंडपा को देखकर फ्लोरिडा के गले से आवाज ही नहीं निकली। डैड। फ्लोरिडा को हकलाते देख डेविड वाल्टर पूछे मुड़े तो अपने पीछे अपने डैड को देख वह भी हैरान रह गए। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उन्हें जैक्सन के साथ गुस्से में जाते देखा और कुछ ही मिनटों में वापस घर में देख वो थोड़ा हैरान रह गए। डैड, क्या हुआ है? आप तो बाहर जा रहे थे, फिर वापस क्यों न आए? डेविड वाल्टर ने जैसे ही सवाल किया उनके पीछे से उनकी नज़र डैनियल पर पड़ गई और उसे देखकर उन्होंने अपना सवाल बदल दिया। डैनियल थोड़ी देर पहले ही उन्हें हॉस्पिटल जाने को कहकर गया था और वापस से उसे वहां खड़े देखकर उन्होंने डैनियल से सवाल कर दिया। डैनियल, तुमने तो कहा तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, फिर वापस क्यों ना गए? क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? डेविड वाल्टर के सवाल पर डैनियल की बोलती बंद हो गई। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह इतनी बुरी तरह फंस गया कि ना झूठ बोल सका ना सच। ऊपर से वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही ग्रैंडपा की आवाज आ गई। डैनियल, जवाब दो, तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ पूछा है। ग्रैंडपा हॉस्पिटल का सुनकर टॉन्ट करते हुए डैनियल की तरफ पलट गए। ग्रैंडपा, वो मैं। ग्रैंडपा वाल्टर का सवाल सुन डैनियल हकला गया और उसे हकलाते ग्रैंडपा वाल्टर ने उसका सेंटेंस पूरा कर दिया। वो मैं क्या डैनियल? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या एक्सक्यूज देना है तुम्हें अपने क्राइम का? तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें जेल जाना होगा। एक बार बस हमें हमारा ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए, उसके बाद जैक्सन फैसला लेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तब तक यहाँ से एक कदम भी बाहर रखने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ग्रैंडपा गुस्से से उस पर चिल्ला उठे। वो एक पल के लिए रुके और फिर उसकी तरफ देख उन्होंने मुंह फेर लिया। उद्धरण चिन्ह। यू रियली डिसअपॉइंट मी डैनियल। हमेशा हम सब ने तुम्हारी गलतियों को नादानी का नाम देकर टाल दिया, ये सोचकर कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम तुम में और जैक्सन में भेदभाव करते हैं। पर सच तो ये है, तुम कभी हमारे पोते बनने लायक थे ही नहीं, कभी तुम में मारा खून था ही नहीं। वरना तुम ये घटिया हरकत कभी नहीं करते। और तुम दोनों, ग्रैंडपा डेविड और फ्लोरिडा की तरफ पलट गए। तुम दोनों से भी मैं उतना ही डिसअपॉइंट हूँ जितना तुम्हारी इस बेटे से हूँ। तुम दोनों ना जैक्सन के लिए कभी अच्छे मॉम डैड बन पाए, ना अपने इस लाडले बेटे के लिए। अगर तुमने कभी इस पर ध्यान दिया होता तो आज ये अपने ही भाई के बेटे को किडनैप नहीं करवाता। तुम सब बस प्रार्थना करो कि हमें हमारा अर्थ मिल जाए, वरना तुम सब इसके कॉन्सिक्वेंस भुगतोगे। ग्रैंडपा अपनी बात कहकर गुस्से से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। फ्लोरिडा और डेविड वाल्टर दोनों सदमे में थे। जो फ्लोरिडा थोड़ी देर पहले डैनियल को डिफेंड कर रही थी, उनकी भी बोलती बंद हो गई। फ्लोरिडा को चुप देख डैनियल को लगा उसके बचने के चांस नहीं है, तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाने लग गया। मॉम, आई एम सॉरी। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। डैड प्लीज सेव मी, मैंने कुछ नहीं किया।
जिमी ने किया है। डैड ट्रस्ट मी मॉम प्लीज, आप तो ट्रस्ट कीजिए। डेनियल फ्लोरिडा और डेविड वाल्टर से माफ़ी मांगने लग गया, मगर उसकी माफ़ी का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी इस हरकत से डेविड वाल्टर और फ्लोरिडा दोनों शॉक में थे। डेविड वाल्टर तो उसे सीधे इग्नोर कर अपने डैड के पीछे पीछे चले गए और उन दोनों को जाते देख फ्लोरिडा भी वहां से अपने कमरे में आ गई। डेनियल की इस हरकत से फ्लोरिडा भी सदमे में आ गई। आज तक तो उसने जो गलती की थी उसने सब हैंडल कर ली, मगर डेनियल की इतनी बड़ी गलती को वो कैसे हैंडल करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से जो आज ग्रैंडपा ने कहा उसे सुनकर तो फ्लोरिडा और भी डर गई। फ्लोरिडा कुछ भी कर इस मामले को शांत करने का प्लान सोचने लग गई। स्मॉल डायमंड 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 स्मॉल डायमंड। करीब आधे घंटे बाद जैक्सन मार्टिन के साथ ट्रेस की हुई लोकेशन पर था, मगर वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, कहीं भी ऑथा और जिमी का पता नहीं था। जिमी का ये माइंड गेम देखकर जैक्सन का गुस्से से दिमाग घूम गया। जिमी ने बड़े ही शातिर तरीके से अपना फ़ोन एक जगह पर छोड़ दिया और आथा को लेकर वह कहीं और निकल गया ताकि जैक्सन का सारा ध्यान इसी लोकेशन पर हो और वह आसानी से शहर से बाहर निकल जाए। और ऐसा ही हुआ भी। जैक्सन को लगा वह यहीं होगा और इसलिए उसने सीधे ट्रेस कर उसका पता ले लिया और सीधे जिमी को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया। मगर जैक्सन के साथ रहकर जिमी को थोड़ा बहुत जैक्सन के बारे में पता था। उसे ये भी पता था कि जैक्सन जैसे पावरफुल इंसान के लिए उसे ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और वह आसानी से बचकर निकल गया। जिमी की ये हरकत से जैक्सन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पहली बार किसी ने उसके ईगो को हर्ट किया था और जैक्सन वैसे ही जिमी को छोड़ने वाला नहीं था, मगर अब जो हरकत की थी उसके बाद तो उसका जिंदा रहना बहु मुश्किल था। जैक्सन की आंखों में जैसे खून उतर आया था। जिमी, जैक्सन ने गुस्से से दीवार पर हाथ मार दिया। उसे इतना गुस्से में देख मार्टिन तक सहम गया। मार्टिन, फाइंड हिम इन 10 मिनट्स एनीहाउ। जो करना है करो, जितने पैसे लगाने हैं लगाओ, बट आई नीड हिम इन फ्रंट ऑफ इन 10 मिनट्स। गॉट इट। जैक्सन ने कुछ सेकंड आंखें बंद कर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए जवाब दिया। जैक्सन की बात सुन मार्टिन ने सीधे कॉल लगाना शुरू कर दिया। ऑलरेडी शहर की आधे से ज़्यादा पुलिस टीम आथा को ढूंढने में लगी हुई थी, अब तो और भी लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जैक्सन के लिए 1 मिनट भी वेस्ट करना भारी पड़ रहा था। वह आथा के लिए परेशान हो गया कि वह किस हाल में होगा। आथा के बारे में सोच कर उसका और जो ज़्यादा खून खौल रहा था। पहली बार अपने किसी को खोने का डर इतना ज़्यादा था कि वह अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। इतना पावर और पैसा होने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि काश कि उसके पास कुछ होता और वो अपने बच्चे को बचा लेता। जैक्सन की बेबसी देख मार्टिन बेचारे को भी बुरा लग रहा था, मगर पूरी साइबर टीम कार्ल्स को ट्रेस करने में लगी हुई थी और 10 मिनट बीतने वाले थे और अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। जैक्सन की एक टेंशन अभी सॉल्व भी नहीं हुई थी कि जोई की उसे कॉल आ गई कि जैन बेहोश हुई है। जैन का बेहोश होना सुनकर जैक्सन और ज़्यादा परेशान हो गया। वह गुस्से से फ़ोन पटकने ही वाला था कि उसके फ़ोन पर आथा का मैसेज आ गया। जैक्सन ने आथा का नाम देख जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसमें लोकेशन सेंड की हुई थी। उस मैसेज को देख जैक्सन ने जल्दी से मार्टिन को उस लोकेशन को कंफर्म करने को कह दिया। आथा की लोकेशन देख जैक्सन के चेहरे पर हल्की फीकी मुस्कुराहट आ गई। अपने जीनियस बेटे की समझदारी देख उसे प्राउड फीलिंग आ रही थी। मन कर रहा था उसे गले लगा ले और पूरी दुनिया को बताए कि वो उसका बेटा है। जैक्सन आथा की समझदारी पर मन ही मन उसे शाबाशी देता हुआ उसके बताए लोकेशन की ओर निकल गया। 112 ऑर्थोलज इन हॉस्पिटल। जैक्सन पूरी स्पीड में गाड़ी चलाए जा रहा था। वह आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आ गई। जैक्सन ने गाड़ी चलाते चलाते देखा, रिसीव कर लिया। हेलो मिस्टर जैक्सन वाल्टर, जिमी हियर। दूसरी तरफ से जिमी की आवाज आ गई। जिमी। जैसे ही जैक्सन ने जिमी का नाम सुना उसने झटके से गाड़ी रोक दी। वो उसकी हिम्मत देख जैक्सन हैरान हो गया। जिमी, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप कराने की? जैक्सन गुस्से से उस पर चिल्ला गया। मगर जैक्सन की बात खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी ओर से जिमी ने बात काट दी। मिस्टर जैक्सन वाल्टर, काम डाउन। तुम्हारे बेटे की जान मेरे हाथों में। अगर उसे जिंदा चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना।
जिमी ने ये कहते हुए आथा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जिमी के उस थप्पड़ से आथा बेचारे की चीख निकल गई। जैक्सन ने आथा की चीख सुनी तो गुस्से से मुट्ठी बांध ली। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि अगर इस वक्त जिमी सामने होता तो वह उसे जान से मार देता। जिमी, डोंट डेयर टू टच हिम, जस्ट से व्हाट यू वांट, तुम्हें सब मिल जाएगा, पर मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। उसे एक खरोंच भी आई तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आथा ने मुश्किल से अपना गुस्सा शांत कर जवाब के साथ साथ वार्निंग भी दे दी। जैक्सन की धमकी से जिमी का चेहरा एक मिनट के लिए तो फीका पड़ गया। वह फोन पर ही महसूस कर सकता था कि जैक्सन इस वक्त कितने गुस्से में है, इसलिए उसे बात बढ़ाने के बजाय चुपचाप अपना काम निकलवाना ही सही लगा। जिमी की पहले डैनियल के साथ भी यही डील हुई थी कि वह आथा को किडनैप करेगा और बदले में जैक्सन से पैसों की डिमांड करेगा, और जैक्सन जो पैसे देगा वह सब जिमी के होंगे, मगर उसके बदले वह आथा को मार देगा और उसे एक्सीडेंट साबित कर देगा। जिमी ने अभी भी सारा प्लान तो यही रखा, मगर डैनियल को प्लान से बाहर निकाल दिया। उसका मकसद जैक्सन से पैसे लेना और उससे बदलना लेना दोनों था, इसीलिए उसने डैनियल को भी अपना पूरा प्लान ही बताया था। मिस्टर जैक्सन वाल्टर, हमें हमारी शर्तों से मतलब है। अगर आप हमारी शर्तों को मान जाते हैं तो हम आपके बेटे को कुछ नहीं करेंगे, वरना इसकी जान हमारे हाथों में है। जैक्सन का गुस्सा देख जिमी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। जिमी की धमकी से जैक्सन ने खुद को कंट्रोल कर लिया और उससे सीधे सीधी उसकी शर्तें पूछ ली। आथा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जो शर्तें हैं हम पूरी करेंगे। जिमी, तुम बस शर्तें क्या है वो बोलो। मेरी पहली शर्त है कि हमें 15 मिलियन कैश अमाउंट चाहिए, जिसे तुम एक बैग में भरकर हमारे बताए लोकेशन पर पहुंचा दो, और दूसरी बात, हमारे यहाँ से सेफली जाने के सारे इंतजाम करो, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी मत करना, और तीसरा और आखिरी कंडीशन, पूरी दुनिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगो। एक वीडियो अपलोड करो जिसमें तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। अगर ये सब करते हो तभी मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करूँगा, वरना मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, समझ गए। जिमी ने जैक्सन के सामने अपनी शर्तें रख दी। उसने जैसे ही अपनी शर्तें पूरी की सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जैक्सन और मार्टिन की तो गुस्से से भौहें चढ़ गई। जिमी का पैसे मांगना फिर और निकलने के लिए बोलना चलो लॉजिकल था, मगर उसकी तीसरी शर्त जैक्सन के ईगो को हट कर गई। ये दूसरी बार था जब जिमी ने अपनी हद क्रॉस की थी और जैक्सन की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर इस वक्त आथा उसके पास नहीं होता और किसी ने उससे ऐसा कुछ करने को कहा होता, जैक्सन उसका दुनिया से मिटा चुका होता, मगर आथा की वजह से वह मजबूर हो गया। जैक्सन उसकी बात सुनकर कुछ जवाब देता इससे पहले ही आथा ने जिमी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। डैडा, डोंट लिसन टू हिम, आई एम फाइन। यू डोंट हैव टू से सॉरी, आई एम फाइन। जैक्सन ने जैसे ही आथा की आवाज़ सुनी उसकी हॉट बीट एकदम से तेज हो गई, मगर आथा की आवाज़ सुन बेबसी से उसके हाथ बंध गए। अर्थ, माय सन, आर यू ओके? यू डिडंट हर्ट राइट? अर्थ, डोंट पैनिक, ओके डैडा विल रेस्क्यू यू सून। आथा की आवाज़ सुन जैक्सन ने उसे जवाब दिया, मगर आथा कुछ कहता उससे पहले ही जिमी ने आथा के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। जिमी, हाउ डेयर, तुम्हारी आथा को थप्पड़ मारने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब के बाद तुमने उसे टच भी किया, आई स्वेयर जिमी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे पास अर्थ है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। जैक्सन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कटकर जैक्सन ने गाड़ी पूरी स्पीड में शहर से बाहर की ओर दौड़ा दी। उसे कैसे भी करके 25 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय करना था। वह किसी भी हाल में आथा को जिमी के साथ एक पल भी रहने देना नहीं चाहता था। ये तो वही जानता था कि उसने अब तक खुद को कैसे कंट्रोल किया होता। आथा के गाल पर थप्पड़ की आवाज़ सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो, उसके दिल को दर्द हुआ था। जिमी के थप्पड़ से आथा का दिमाग भी खराब हो चुका था। आखिर बेटा तो वह भी जैक्सन का ही था। पहली बार में थप्पड़ वह फिर भी बर्दाश्त कर गया, मगर दूसरे थप्पड़ से उसका भी खून खौल गया। आथा की आंखें गुस्से से भर गई। वह अपने माइंड में वहां से निकलने की तरकीब सोचने लग गया।
आथा ने अपने जीनियस माइंड में रास्ते के सारे मैप फीड कर लिए थे, यहाँ तक कि वहाँ कितने दरवाजे और विंडो है ये सारी चीजें नोटिस कर ली थी। वह इतनी देर से यहाँ से निकलने का प्लान ही बना रहा था। वह तो निकल भी जाता, मगर जिमी ने उसे जो थप्पड़ मारा था उससे उसका दिमाग घूम गया। वह जिमी को सबक सिखाने के लिए रुक गया। आथा ने जिमी के आदमियों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। कभी वह कहीं खुजलाने को आवाज दे रहा तो कभी प्यास, कभी बाथरूम। आथा को बार बार यहाँ से वहाँ करते करते उसके दोनों आदमी परेशान हो गए। जिमी तो खुद जैक्सन से बात करने के बाद थोड़ा टेंश हो गया। उसे फ्लो में धमकी तो दे दी, मगर अब खुद अड़ा लग रहा था कि कहीं वह उस पर ही भारी ना पड़ जाए। जिमी कुछ और प्लान करता हुआ वहां से बाहर निकल गया। जिमी के जाने के बाद आथा के पास बहुत सही मौका था निकलने का। उसने प्लान के मुताबिक अपने हाथ की रस्सियां पहले से ही ढीली की हुई थी। वह तो कब से बस इस मौके की तलाश में था कि कब सबका ध्यान दूसरी तरफ हो या वो रूम से बाहर जाए और वह मौका मिलते ही वहां से निकल जाए। और फाइनली जैसे ही उसे लगा उनका ध्यान कहीं और है, आथा वहां से निकल गया और उन लोगों को पता भी नहीं चला। जब तक जिमी के आदमियों को पता चला, आथा जंगल की तरफ निकल गया। आथा को गायब देख जिमी के आदमियों के हाथ पांच फूल गए। वो दोनों भागते हुए आथा को यहाँ वहाँ ढूंढने लग गए। 113 हैप्पीनेस कम्स विद सॉरो। जैक्सन अगले 10 मिनट में उस जगह पर था जहां की से आथा ने उसे अपनी लोकेशन सेंड की हुई थी। वह जैसे ही वहां पहुंचा उसने अपने साथ आए लोगों को उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेने का ऑर्डर दे दिया और खुद वह आथा को ढूंढता हुआ उस खंडहर बनी बिल्डिंग की तरफ चला गया। जैक्सन को अकेले जाते देख मार्टिन ने भी उसके साथ जाना चाहा, मगर आथा को रिस्क में ना डालने की वजह से जैक्सन ने मना कर दिया और अकेला ही उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अंदर एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। जिमी के आदमी आथा को चारों तरफ ढूंढ रहे थे, मगर उसका कहीं अता पता नहीं था। आथा को अपनी आंखों के सामने गायब होता देखा। दोनों की डर के मारे हालत खराब हुई पड़ी थी। उन्हें किसी भी हाल में जिमी के आने से पहले आथा को ढूंढना था, वरना जिमी को पता लग जाता तो डेफिनेटली उनकी खैर नहीं थी। दोनों बेचारे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, मगर आथा वहाँ होता तो मिलता। वह तो पहले ही जंगल की तरफ निकल गया था। जैक्सन बड़ी सावधानी से आथा को ढूंढता हुआ बिल्डिंग के अंदर चला आया, मगर अंदर देखा तो वहां कोई नहीं। कुर्सी पर सिर्फ खाली रस्सियां पड़ी हुई थी और जिमी के आदमी पागलों की तरह इधर उधर कुछ ढूंढे जा रहे थे। आथा को ना देख जैक्सन का एकदम से दिल बैठ गया। उसने भागते हुए जिमी के आदमी की कॉलर पकड़ ली। वेयर इज माई सन, वेयर इज ही? जैक्सन गुस्से से जिमी के एक आदमी का कॉलर पकड़कर चिल्ला गया। जैक्सन को अचानक से कॉलर पकड़े देख जिमी का आदमी एकदम से सकते में आ गया। उसे लगा कि जिमी आ गया, मगर जैसे ही पलट कर देखा तो अपने पीछे द ग्रेट बिजनेसमैन जैक्सन वाल्टर को देख वह और भी शॉक हो गया। उस आदमी की बोलती बंद होते देख जिमी का दूसरा आदमी मुड़ा तो जैक्सन को देखकर उसकी बोलती भी बंद हो गई। मिस्टर वाल्टर। उस आदमी का हकलाना खत्म भी नहीं हुआ था कि बाहर से जिमी दौड़ता हुआ अंदर आ गया। जॉनी, थॉमस, इस बच्चे को फिर से बेहोश करो, हमें यहाँ से निकालना होगा। लगता है जैक्सन वाल्टर के आदमियों को हमारा पता चल गया है। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी करो, उसके बेटे को बेहोश करो और निकलो यहाँ से, वरना हम सब मारे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई कि बोलते बोलते उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ गई। जैसे ही जिमी ने जैक्सन को देखा अपने दो चमचों की तरह जैक्सन को देख उसकी भी बोलती बंद हो गई। जैक्सन को वहां देख जिमी की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता जैक्सन उसकी तरफ बढ़ गया। इट्स टू लेट जिमी, देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। डिड यू थिंक यू वुड मेक मी फूल बाय चेंजिंग द प्लेस? आई थिंक यू फॉरगेट दैट आई एम जैक्सन वाल्टर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। जैक्सन आंखों में आंखें मिलाते हुए जिमी के सामने खड़ा हो गया। जैक्सन की आंखों में देखने की तो जिमी की हिम्मत ही नहीं हुई। वो उसके सामने खड़े होकर कांपने लग गया। जितना कुछ उसने फोन में बोला था उसका 0% भी मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जिमी को साइलेंट मोड में खड़े होकर कांपते देख जैक्सन ने उसका कॉलर पकड़ सीधे से सवाल कर दिया। स्टॉप लुकिंग एट मी एंड टेल मी वेयर इज माई सन। जैक्सन का सवाल सुन जिमी की नज़र सामने की कुर्सी पर चली गई। उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी तो कुर्सी खाली थी और आथा वहां से गायब था। आथा को गायब देख जिमी की रही सही हिम्मत भी गायब हो गई। जॉनी, थॉमस, वह बच्चा कहाँ है? वेयर इज ही? जिमी उल्टा हैरानी से अपने आदमियों से सवाल करने लग गया।
उसका सवाल सुन उसके आदमियों ने सिर झुका लिया। जिमी, वह बच्चा हमें बेवकूफ़ बनाकर भाग गया। पहले उसने हमें यहाँ से वहाँ भगाया और जब हम थक गए तो वह हमें बेवकूफ़ बनाकर भाग गया। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की बट वो हमें कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है वो जंगल की तरफ गया है। जिमी के एक आदमी ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुन जैक्सन का दिमाग फिर गया। इतनी शाम गया था जंगल की तरफ जाने का सुनकर वह घबरा गया। जैक्सन ने जल्दी से मार्टिन को कॉल लगा था और उन तीनों को अपने आदमियों के हवाले कर वह जंगल की तरफ भाग गया। स्मॉल डायमंड 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 स्मॉल डायमंड। उधर माउंटेन विला में जैन अभी भी बेहोश थी। जोई की कॉल पर डॉक्टर वहां आ तो गई थी मगर वह पिछले 15 मिनट से जैन के कमरे में जैन का चेकअप करने में लगी हुई थी और उन्होंने सबको बाहर ही खड़े होकर इंतजार करने को कहा हुआ था। बाकी सब तो खामोशी से इंतजार कर रहे थे मगर जोई के लिए बाहर खड़े होकर इंतजार करना मुश्किल हो गया था। एक तो जैन की टेंशन थी उस पर। जेसन उसे शाम से करीब 50 बार कॉल कर चुका मगर वह जैन चक्कर से इतना परेशान थी कि उसे जवाब देने का वक्त ही नहीं मिला। दरअसल जोई ने जेसन को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। कल जैन से बात करने के बाद उसे लगा कि उसे जेसन से बात करनी चाहिए तो इसीलिए उसने जेसन को कॉल करके मिलने को बुलाया मगर वह खुद गायब थी। इसीलिए बेचारा जेसन शाम से 50 कॉलें कर चुका था मगर जोई ने एक का भी जवाब नहीं दिया। करीब 20 मिनट के इंतजार के बाद फाइनली डॉक्टर बाहर आ गई। जोई ने जैसे ही डॉक्टर को देखा वह दौड़ते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर, क्या हुआ? जैन कैसी है? जैन ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ था? वह ऐसे बेहोश क्यों हो गई? क्या कोई सीरियस बात है? कहा बताइए ना डॉक्टर। जोई ने एक साथ डॉक्टर पर सवालों की बौछार कर दी। रिलैक्स मिस विल्सन, मिसेज वाल्टर ठीक है। वो बस बेहोश हो गई तो और प्रेगनेंसी में बेहोश होना नॉर्मल चीज़ है। उन्हें बस थोड़ा आराम की ज़रूरत थी और उन्होंने कुछ खाया नहीं था इसीलिए इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ा। प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिए और उन्हें ऐसे दिन भर भूखा मत रहने दीजिए। बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। जोई के ढेर सारे सवाल सुनकर डॉक्टर ने जोई को रिलैक्स करते हुए जवाब दिया। जैसे ही जोई ने सुना उसके चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। कुछ सेकंड के लिए तो वह शॉक में चली गई बट अगले ही सेकंड शॉक से बाहर निकली तो वह उछलते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गई। ओह माय गॉड डॉक्टर, आपने ने क्या कहा? अभी अभी आपने कहा जैन प्रेग्नेंट है राइट? मेरी जैनी प्रेग्नेंट? ओह मैं फिर गॉड मदर बनने वाली हूँ। जोई जोर जोर से चिल्लाने लग गई। जैन के प्रेग्नेंट होने की खबर से माउंटेन विला के सभी लोगों के चेहरों पर रौनक आ गई। जब से आथा का किडनैप होना सुना था सब बेचारे दुखी थी। जैन को देखकर तो और भी बुरा लग रहा था मगर उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज ने सबके चेहरों पर खुशी ला दी। डॉक्टर, मैं जैन से मिल सकती हूँ? मैं अंदर जा सकती हूँ ना? जोई अपना उछलना बंद कर बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लग गई। उसकी रिक्वेस्ट पर डॉक्टर ने स्माइल करते हुए उसे परमिशन दे दी। उसे जैसे ही परमिशन मिली वह जैन के कमरे का दरवाजा खोल अंदर घुस गई। अंदर जैन बेड पर उदास सी लेटी हुई थी। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद उसके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं थी। उसे ऐसे उदास बैठा देख जोई भागते हुए बेड पर आकर उसके गले लग गई। जैन, माय गर्ल, माय लव, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फॉर मी आल्सो बिकॉज मैं फिर से गॉड मदर बनने वाली हूँ। यू नो जैनी, मुझे हमेशा से अफसोस था कि जब आथा हुआ था तो मैं उसको कभी देख नहीं पाई, उसके साथ खेल नहीं पाई बट अब ये सब मैं कर सकती हूँ अपनी नई प्रिंसेस के लिए। यू मेड माई डे जैन, थैंक यू सो मच इतनी बड़ी गुड न्यूज देने के लिए। जैन के गले लग जोई खुशी से बोले जा रही थी। जोई की बातें सुनकर जैन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके माइंड में आथा की ही बातें चल रही थी। यहाँ तक कि होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल उसका यही था कि आथा आया है नहीं मगर डॉक्टर ने उसे ना बोला तो वह मायूस हो गई। जैन को ऐसे उदास देखकर जोई को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वह जैक्सन को कॉल कर उससे आथा के बारे में पूछने और उसे इतनी बड़ी गुड न्यूज देने का सोचकर जैन को आराम करने को कहकर कमरे से बाहर आ गई। जैन जैसे ही बाहर निकली उसने जैक्सन का नंबर डायल कर दिया मगर उसकी कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। जैक्सन का नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बताने लग गया।
सोई ने मार्टिन को कॉल की तो उसका नंबर भी आउट ऑफ नेटवर्क ही बता रहा था। जैक्सन और मार्टिन दोनों को आउट ऑफ नेटवर्क देख जोई भी परेशान हो गई। वो अपने डैड को कुछ हेल्प करने का सोचकर उन्हें कॉल करने का सोच ही रही थी कि उसके नंबर डायल करने से पहले ही उसे जेसन की कॉल आ गई। जेसन की कॉल देख जोई ने कॉल रिसीव कर ली। सोई, वेयर द हेल आर यू? यू हैव एनी आइडिया मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ? आई थॉट कि तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हें एक बार तो कॉल पिकअप करना चाहिए था। डैम इट। जेसन फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से बिना हाय हेलो बोले सीधे शुरू हो गया। उसका मिस कॉल सुन जोई ने अपना फोन चेक किया तो उसमें जेसन की इतनी सारी कॉल्स देखकर वह हैरान रह गई। जेसन नहीं भी तो करीब 60 प्लस कॉल्स की हुई थी। जेसन रिलैक्स, कुछ इमरजेंसी हो गई है इसीलिए फ़ोन देखा नहीं और तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। सोई जैसे ही सॉरी बोलने वाली थी जेसन ने इमरजेंसी सुनकर पहले ही उसकी बात काट दी। सोई, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? सोई, बताओ मुझे क्या हुआ है? आर यू ऑल राइट? आई एम फाइन। मुझे कुछ नहीं हुआ पर जैन। सोई जैन कहते हुए चुप हो गई। उसे लगा कि जेसन को बताना सही होगा या नहीं, ये सोचकर वह चुप हो गई। सोई, जैन को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? बताओ ना जोई। ना जैन, क्या आगे भी कुछ बोलो। जेसन जोई की गोल गोल बातों से थोड़ा परेशान हो गया। जेसन की बातें सुनकर जोई ने उसे आथा के किडनैपिंग की सारी बातें बता दी मगर जैन की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। दरअसल जैन ने ही सबको बताने से मना कर दिया तब तक जब तक कि आथा वापस नहीं आ जाता, इसीलिए जोई ने भी जेसन को कुछ नहीं बताया। सोई की बात सुनकर जेसन उसे वहीं रुकने को कहकर वहां के लिए निकल गया। स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड। उधर अंधेरा होने को था और आथा अभी भी गायब था। जैक्सन तो आथा को ढूंढ ही रही थी बल्कि उसके साथ साथ जैक्सन की पूरी टीम, पुलिस फोर्स सब आथा को ढूंढने में लगे हुए थे मगर उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। ऊपर से जंगल इतना घना था कि सब लोग कदम रखने से डर रहे थे कि ऐसे में एक छोटे बच्चे का अकेले जंगल में होने का सोचकर सब परेशान हुए पड़े थे। पर आथा का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। उनमें से आधे से लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद किसी जानवर ने कहीं उसे मार वार ना दिया हो। हालांकि खुलकर जैक्सन के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मगर सबके मन में यही चल रहा था। जैक्सन को तो जैसे धुन सवार थी आथा को ढूंढने की, वो उसके आवाज देते हुए चिल्लाए जा रहा था। वह जैसे ही बीच घने जंगल की ओर बड़ा सन्नाटे के बीचों बीच के चीख ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। 114 आथर्स इंजर्ड। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल एकदम से हिल उठा। जिसने भी उसकी दहाड़ सुनी वह अड़ा के मारे थर थर कांपने लग गया। एक तो पहले ही कोई इतने घने जंगल में आने को राजी नहीं था। जैक्सन की वजह से वो लोग जैसे तैसे आ तो गए मगर अब आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से जितना वो लोग आगे बढ़ रहे थे अंधेरा उतना ही घना होता जा रहा था और कम है कहने के लिए बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें अलग ही आ रही थी। उन आवाजों को सुन सुनकर सब अंदर तक घबराए हुए थे। शेर की दहाड़ ने तो फिर आग में घी डालने का काम कर दिया। उसकी दहाड़ सुनते ही सबकी हालत खराब हो गई। कुछ पुलिस वाले तो खड़े खड़े कांपने लग गए और कुछ शेर की आवाज सुनते ही वहां से वापस लौट गए मगर जैक्सन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह बस पागलों की तरह आथा को आवाज दिए जा रहा था, उसे यहाँ वहां ढूंढे जा रहा था। जैक्सन ने आसपास का सारा एरिया छान मारा मगर उसे आथा का अब भी कहीं पता ना चला। आथा को ना मिलते देख जैक्सन बहुत ज्यादा पैनिक गया। इतनी रात होने को थी और आथा जंगल में अकेला था जबकि इतने घने जंगल में तो खुद पुलिस वाले और उसके आदमी कांप रहे थे। ऐसे में आथा किस हाल में होगा ये सोचकर ही वह ज्यादा पैनिक हुए जा रहा था। उधर दूसरी तरफ आथा जंगल में अकेले घूमे जा रहा था। वह कब से जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढे जा रहा था मगर हर बार उसी जगह पर आकर खड़ा हो जा रहा था। उस भूल भुलैया के चक्कर से उसे 1 घंटा हो गया। शाम से रात हो गई मगर अब भी वही हाल था। ऊपर से उसके पास ना तो उजाले के लिए कुछ था ना ही उसका फोन था। आथा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, वो कैसे कांटेक्ट करे, कैसे बताए कि वह यहाँ है क्योंकि अकेले तो इतने बड़े व अनजान जंगल से निकलना मुमकिन नहीं। ऊपर से उसे थकान और भूख लग रही थी, वो अलग था। आज का दिन आथा के लिए भी बहुत थकावट का था। पहले किडनैप होना और फिर जंगल में आकर खो जाना कम था कहने के लिए, रात भी हो रही थी और थकान भी।
आथा भले ही दिखा रहा था कि ठीक है, अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर था तो वो बच्चा ही, इसलिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने ऐसी चीजें आज से पहले सिर्फ टीवी ड्रामा सीरियल में देखी हुई थी, मगर आज सामने देखकर वो बुरी तरह घबराया हुआ था। आथा ने मुश्किल से खुद को शांत कर अपने निकलने का रास्ता सोचने लगा, मगर जब काफी देर बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला, रास्ता ना मिलते देखकर वह रात में जंगल में रहने का प्लान सोचने लग गया और डर के मारे पेड़ की जड़ के किनारे पर बैठ गया और हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करने लग गया। शायद उसकी प्रार्थना का असर था या कुछ और पता नहीं, पर जैसे ही उसने प्रार्थना कर आंखें खोली उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लग गई। वो आवाजें सुनकर आथा के अंदर एक अलग जी हिम्मत सी आ गई। आथा डैड चिल्लाते हुए उन आवाजों की तरफ दौड़ गया। आथा जैसे ही अंधेरे में चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, जोर की चीख के साथ गड्ढे से जाकर गिर गया। आथा के चिल्लाने की आवाज जैक्सन के कानों तक पहुंच गई। उसने जैसे ही किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनी, वह आथा चिल्लाता हुआ उस दिशा की तरफ दौड़ गया। जैक्सन ने वहां जाकर देखा तो आथा सामने तो नहीं था, मगर यहाँ वहां देखने पर उसे सामने के एक बड़े गड्ढे में आथा उसे बेहोश पड़ा हुआ दिख गया। आथा को बेहोश देख जैक्सन उसे आवाज देता हुआ सीधे गड्ढे में जाकर कूद गया। जैक्सन ने आथा को गड्ढे से निकालकर अपने गले लगा लिया। वह पैनिक होकर उसका चेहरा थपथपाए उसे होश में आने की कोशिश करने लग गया। आथा को होश नहीं आया तो जैक्सन उसे गोद में लिए जंगल में दौड़ता हुआ उसे क्रॉस करने की कोशिश करने लगा और किस्मत से उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। स्मॉल डायमंड, 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 स्मॉल डायमंड। आथा को वहां से सीधे हॉस्पिटल के जाया गया था। इत्तेफाक से जैक्सन आथा को उसी हॉस्पिटल में ले आया जहां की डॉक्टर ने जैन प्रेगनेंसी टेस्ट किए थे। जैक्सन को वहां देख वह हैरान रह गई। वह जैक्सन से बात करने आने ही वाली थी, मगर जैक्सन को परेशानी से चक्कर काटते हुए यहाँ हुआ देख वह चुप हो गई। उसने आथा के बेहोश होने की न्यूज़ जोई को कॉल कर बता दी। वह डॉक्टर जोई को पहले से जानती थी। एक तरह से दोनों दोस्त थी, बट दोस्ती ज्यादा गहरी नहीं थी, पर जान पहचान थी तो कभी एक दूसरे के काम आना आम सी बात थी। जोई ने जैसे ही आथा के मिल जाने की खबर सुनी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। नन्हे लिटिल डेविल के मिल जाने की बात ने उसे खुश कर दिया। वह ये खबर जैन को देने का सोचकर उसके कमरे की तरफ दौड़ गई, मगर वहां जाकर देखा तो मार्टिन से उसे पहले ही पता चल गया था। उल्टा जैसे ही उसने ये सुना, वह बिना अपनी परवाह किए गाड़ी में जाकर बैठ गई और उसके पीछे पीछे जोई भी आकर बैठ गई। जैन हॉस्पिटल पहुंची तो जैक्सन आईसीयू के बाहर खड़े होकर चक्कर काटे जा रहा जा उसका चेहरा कपड़े सब ऐसे बिखरे हुए थे। उसे इस हालत में देख जैक कहती हुई भागकर उसके गले लग गई। जैन को वहां देख जैक्सन हैरान रह गया। जैन की हालत सूजी आंखें देख जैक्सन को तकलीफ हो उठी। उसने जैन को कसकर गले से लगा लिया। आई एम सो सॉरी जैन, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं हमारे बेटे को सही सलामत ले आऊंगा, बट मैं पूरा नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी जैन, मुझे माफ कर दो। जैक्सन जैन के गले लग उससे माफी मांगने लग गया। जैक्सन को सॉरी बोलते देख जैन ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ कहती इससे पहले ही डॉक्टर ने आईसीयू का दरवाजा खोल दिया। 115 ही इज इन डेंजर। डॉक्टर हाउस माई सन। डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही जैक्सन ने सवाल कर दिया। हमेशा कूल रहने वाला जैक्सन आथा को इस हालत में देख घबराया हुआ था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसने पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठाया हुआ था। जैक्सन को इस तरह रिएक्ट करते देख डॉक्टर, वहां काम करने वाला स्टाफ, यहाँ तक कि जोई और जेसन भी हैरान थे। दुनिया के लिए जैक्सन हमेशा से एक्सप्रेशनलेस, रुथलेस जैक्सन वाल्टर था, मगर जहां बात जैन और आथा की होती वह कितना पॉजिटिव था ये सभी जानते थे। मिस्टर वाल्टर प्लीज काम डाउन। हम पूरी कोशिश कर रहे आपके बेटे को बचाने की, मगर आपके बेटे को बहुत चोट लगी है और उनका खून भी काफ़ी बढ़ चुका है, इसीलिए उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। वो सब हम आपको बाद में डिटेल्स में बताएंगे। पहले आप दोनों पेरेंट्स में से ये बताएं, आप दोनों में से ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका है? जिसका भी ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है वो हमारे साथ चलिए, हमें अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। जैक्सन के सवाल पर डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुन जैक्सन,
यस डॉक्टर कहते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। इस वक्त उसे आथा की जान बचाने की पड़ी थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके इस कदम से उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। जैक्सन के साथ साथ जैन की हालत भी खराब थी। जैक्सन तो फिर भी ठीक था, पर जैन की हालत तो पहले से ही खराब थी। जब से उसने सुना आथा हॉस्पिटल में है, वो बुरी तरह पैनिक हो गई। आथा जैन के लिए क्या मायने रखता था ये सिर्फ वही जानती थी, और उसे कुछ हो जाने के डर से वह इतना पैनिक हो गई कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसने तो खुद की भी परवाह नहीं की। जैसे ही मार्टिन ने उसे बताया, वह हॉस्पिटल के लिए दौड़ी चली आई। उसकी हालत तो यहाँ आने जैसी भी नहीं हो रखी थी। वो तो जोई थी जिसने अब तक संभाला हुआ था, वरना तो जैन कब के बेहोश हो चुकी होती। और अब डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। जैक्सन के जाते ही वह बेहोश होकर गिर गई। जैन को फिर से बेहोश होते देख जोई खुद भी परेशान हो गई। उसने जैन को हॉस्पिटल के दूसरे रूम में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने जैन को चेक किया तो पता चला वह स्ट्रेस में होने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसकी ऐसी हालत में उसे स्ट्रेस लेता देख डॉक्टर ने उसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर के उस इंजेक्शन के बाद जैन एक लंबी गहरी नींद में सो गई। वह सोई हुई तो थी, मगर उसका माइंड अभी भी अनकॉन्शियस स्टेट में था। वह एक अजीब सा सपना देख रही थी। जैन एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी और उस कमरे के दूसरे कोने में आथा खून से लथपथ खड़ा था। आथा की ऐसी हालत देख जैन एक पल के लड़खड़ा उठी। उसने आथा को आवाज देना चाहा, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। अपनी आवाज गायब देख जैन ने बहुत कोशिश की कि उसे आवाज दे सके या उसकी तरफ जा सके, मगर उसके पैर जैसे दरवाजे पर ही जम गए थे। उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी आथा के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, मगर आथा के पीछे उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे कर आथा की तरफ बढ़ रही थी और उसके हाथ में चाकू था। आथा के ऊपर खतरा मंडराते देख जैन बुरी तरह चिल्लाने को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर सब बेकार था। उसे आदमी ने पीछे से आकर एकदम से और की पीठ पर चाकू भोंक दिया। आथा को चाकू लगते देख जैन जोर से आथा चिल्लाते हुए उठ खड़ी हो गई। जैन को जैसे ही होश आया, वह पसीने से लथपथ हो रखी थी। उसकी सांस फूल रही थी। जैन की चीख सुनकर जोई जैसे ही अंदर आई तो उसे होश में देखकर वह उसके पास आकर बैठ गई। जैन, आर यू ओके? तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पहले तुम ये बताओ, अब तुम ठीक हो या अभी भी तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? जैन, मैंने कहा था ना तुम घर पर रहो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। जैन की हालत देख जोई के सवाल पर सवाल शुरू हो गए। सोई, आथा कैसा? वो अब ठीक है। मैंने डॉक्टर को कहते सुना था कि आथा की हालत क्रिटिकल है। सोई, जल्दी बताओ मुझे कि वो ठीक है या नहीं। छोड़ो, तुम रहने दो, मैं खुद जा रही हूँ आथा से मिलने। मुझे उसे देखना। जैन के सवालों के जवाब देने के बजाय जैन ने उल्टा आथा के पास जाने की जिद ठान ली। जैन, प्लीज तुम शांत हो जाओ। आथा ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर वाल्टर ने ब्लड दे दिया था, तो वो अभी खतरे से बाहर है। तुम प्लीज खुद को शांत करो। तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं। जैन को उठते देख जोई ने उसे रोक दिया, मगर जैन थी कि वह जाने की जिद पर अड़ गई। बड़ी मुश्किल से जोई ने उसे आथा को एक बार बाहर से देखकर आने की इजाजत दे दी। स्मॉल डायमंड, 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 स्मॉल डायमंड। उधर जैक्सन को जैन के बारे कुछ भी नहीं पता था। वह ब्लड देकर जैसे ही वापस आया तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने जैन को वहां ना देखकर कॉल लगाने की कोशिश की, मगर जैन और जोई दोनों का फोन घर पर थे। उनको वहां ना देख जैक्सन स्टाफ से पूछने के लिए बड़ा ही था कि ग्रैंडपा वाल्टर की कॉल आ गई। उनकी कॉल देख जैक्सन ने फोन रिसीव कर उन्हें सारी बात बता दी। ग्रैंडपा ने जैक्सन को कुछ देर में वहां पहुंचने को कहकर कॉल कट कर दिया। जैक्सन ग्रैंडपा का कॉल कटकर फ्री हुआ ही था कि उसे पहले ऑफिस से और फिर पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई। उन सब की कॉल में जैक्सन भूल ही गया कि उसे जैन के बारे में पूछना था। वह उन सब को निपटा कर जैसे वापस आया तो जैन उसे आईसीयू के बाहर खड़ी दिख गई। उसकी ऐसी हालत देख जैक्सन ने जोर से उसे आवाज दे दी।